नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। आप देख रहे हैं देश की बात एपीएन पर और मैं हूं राजश्री आपके साथ। आज देश की बात में देखेंगे कि राज्यसभा सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए जोर आजमाइश का कैसे नया अखाड़ा बन गया है। आज नोक झोंक का मुद्दा रहा नोटा और एलपीजी सब्सिडी। गुजरात में राज्यसभा चुनाव में मतदान के दौरान विधायक नोटा का उपयोग कर सकेंगे। हालांकि कांग्रेस अपनी पार्टी को विधायकों को अहमद पटेल को मत देने के लिए व्हिप जारी करेगी। वहीं केंद्र सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों से सब्सिडी पर मिलने वाली रसोई गैस यानी एलपीजी की कीमतें हर महीने प्रति सिलेंडर 4 रुपए बढ़ाने का फैसला किया है, जिसका विपक्ष ने सदन में आज जोरदार विरोध किया। असम में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ से राहत के लिए 2350 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तो बाढ़ के हालत का जायजा भी हम लेंगे और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के इस दौरे के मायने को भी समझने की कोशिश करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के तमाम हलचलों पर हमारी नजर होगी ही, साथ ही किसानों का दर्द जानने नवाबों के शहर लखनऊ पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ ऐसी नजाकत और नफासत दिखाई कि मात्र आधे घंटे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिस में ज्ञापन देकर दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गए। आखिर राहुल सुधरते क्यों नहीं? राहुल की राजनीति को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। राहुल की जो त्वरित राजनीति होती है, उस राजनीति से आखिर कितना बदल पाएगी कांग्रेस और कैसे बीजेपी का सामना कर पाएगी, ये जानेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में फूलपुर की संसदीय सीट विपक्षी एकता बहाल करने के लिए एक अहम मिसाल बन सकती है। इसके अलावा बात होगी फूलपुर की, तो ये भी दिखाएंगे कौन है यूपी के त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और इनके बीच सब कुछ ठीक ठाक चल भी रहा है या नहीं। पौराणिक कथाओं में हमने देखा है कि कैसे अक्सर ब्रह्मा और विष्णु महेश में वर्चस्व की लड़ाई होने लगती है और ऐसे में नारायण के लिए बहुत दिक्कत होता है। अब इसे ही राजनीतिक परिदृश्य में समझने की कोशिश करेंगे कि यूपी के त्रिदेव के बीच भी क्या वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। साथ ही दिखाएंगे आपको बीजेपी को दक्षिण भारत में कैसे मिल सकता है नया साथी और इस नए साथी के मिलने से कितने समीकरण बदल सकते हैं और क्या इसके मायने ये निकाले जाएं कि जब प्रधानमंत्री मोदी रामेश्वरम पहुंचे और वहां उन्होंने कहा था कि अम्मा की बहुत याद आती है, तो अम्मा के दल ने उनको क्या अपना लिया है या फिर उनकी याद को की इज्जत करते हुए उसमें अपने आप को मिलाने की कोशिश शुरू कर दी है। बिहार में महागठबंधन के टूटने के बाद भी क्यों कम नहीं हो रहा है लालू यादव का नीतीश के प्रति गुस्सा, ये भी आपको दिखाएंगे और लालू के बयानों से क्या वाकई नीतीश परेशान हो रहे हैं, ये भी समझाएंगे। कश्मीर में सेना का आतंकियों के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन कैसे ला रहा है रंग, ये भी आपके सामने होगा और आतंकियों के कैसे पसीने छूट रहे हैं, ये हम आपको दिखाएंगे आंकड़ों के साथ। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया का इस्तीफा देने के क्या कारण हो सकते हैं और पनगढ़िया के बाद क्या कोई और बड़ा इस्तीफा भी हो सकता है, ये समझेंगे। और देश में शिक्षा का तो बुरा हाल वैसे ही है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का भी हाल बेहद खराब है। ऐसे में बात करेंगे हम उन गेम्स की जो आपके बच्चों के अलावा आपके बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं और इसके अलावा समाज पर भी गलत प्रभाव डाल रहे हैं। तो इस तमाम खबरें होंगी और स्वास्थ्य का हाल हम लेते हुए सुनिए सरकार में आज हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में अस्पतालों के हालात हैं और यहाँ कहाँ सुधार की ज़रूरत है। सरकार से गुहार लगाएंगे इस सुधार के लिए। अच्छी खबर, आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, खबर अच्छी है, और इस खबर अच्छी में क्या खबर अच्छी है ये हम आपको दिखाएंगे। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, दरअसल पूरे देश में गाय को लेकर हम संजीदा हो रहे हैं। ऐसे में विदेश से कौन आया है जो गायों की सेवा कर रहा है। वैसे कहा जाता है कि गौ सेवा महासेवा होती है। महासेवा कर रही एक स्त्री से आपको मिलाएंगे। साथ में बात इतिहास की होगी और बात एक ऐसी अभिनेत्री की होगी जो पूरे बॉलीवुड में एक ऐसी जीवंत मिसाल है जो अभिनय और किरदार को एक साथ पर्दे पर ऐसे उतारती थी
जिससे किरदार जीवंत हो उठते थे उनके अभिनय में ढलकर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की। तो आज मीना कुमारी को भी याद करेंगे। शुरू करते हैं देश की बात के सफर को। चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए तय किया है कि गुजरात में राज्यसभा चुनाव में मतदान के दौरान विधायक नोटा का उपयोग कर सकेंगे। हालांकि कांग्रेस अपनी पार्टी के विधायकों को अहमद पटेल को मत देने के लिए व्हिप जारी करेगी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को नोटा से खासी दिक्कत हो सकती है। गुजरात में 8 अगस्त को राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने वाले हैं। इसमें मतदान करने वाले विधायकों के पास इनमें से कोई नहीं, यानी नोटा का विकल्प भी मौजूद रहेगा। गुजरात विधानसभा के सचिव डीएम पटेल ने बताया कि साल 2013 में चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक मतपत्र पर नोटा का विकल्प प्रकाशित किया जाएगा। गौरतलब है कि अहमद पटेल के लिए भी, खासकर कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए अहमद पटेल की सीट नाक की लड़ाई बनी हुई है। बीजेपी चाहती है कि अहमद पटेल वहां से हार जाएं ताकि एक सुखद संदेश बीजेपी के लिए जाए, बीजेपी के ताकत का संदेश जाए। वहीं कांग्रेस चाहती है कि किसी भी हाल में ये सीट वो निकाल ले जाए ताकि कांग्रेस अभी खत्म नहीं हुई है, ये बात जनता को समझा सके। क्या होगा ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल नोटा से कांग्रेस के पेशानी पर बल पड़ने लगा है। राज्यसभा के चुनाव में गुजरात में पहली बार विधायक नोटा यानी नन ऑफ द अबव का बटन दबा सकेंगे। इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं तो कई छोड़कर जाने की तैयारी में हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है, जिसे बीजेपी ने तो खारिज कर दिया, लेकिन अब कांग्रेस को इस बात का डर है कि कई उसके विधायक नोटा का विकल्प न चुन ले। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सितंबर 2015 से नोटा का ऑप्शन वोटर्स को दिया है। वैसे पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शन में नोटा का ऑप्शन अवेलेबल था, पर राज्यसभा के इलेक्शन में सितंबर 15 से नोटा का ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है। गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ साथ बलवंत सिंह राजपूत को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल की प्रतिष्ठा दांव पर है। बलवंत सिंह राजपूत का मुकाबला अहमद पटेल से है। फिलहाल गुजरात विधानसभा में जो दलगत स्थिति है उसके मुताबिक अहमद पटेल की जीत मुश्किल नजर आ रही है और यही बात कांग्रेस को परेशान कर रही है। ये पहली बार इलेक्शन कमीशन ने इनडायरेक्ट इलेक्शन में नोटा का चॉइस दिया है। अब इसको देखते हैं किस नजरिए से देखा जाएगा, लेकिन मुझे जो इलेक्शन कमीशन का निर्णय है और निर्णय की जो टाइमिंग है वो आश्चर्यजनक है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी विधायक अपने पार्टी के जरिए दिए गए व्हिप का अगर विरोध करता है या फिर क्रॉस वोटिंग करता है तो उसे 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन नोटा एक ऐसा विकल्प है जिसे अपनाने पर विधायक को सिर्फ पार्टी अपने पक्ष से बाहर कर सकती है, लेकिन उस पर चुनाव लड़ने के लिए कोई पाबंदी नहीं लग सकती। बीजेपी की रणनीति और ये विकल्प कांग्रेस उम्मीदवार अहमद पटेल के लिए हार का सबब बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर चुनाव आयोग ने 2013 में नोटा को लेकर निर्देश जारी किया था। कांग्रेस के डी वेंकटेश्वर राव ऐसे पहले विधायक थे जिन्होंने साल 2014 में आंध्र प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान नोटा का इस्तेमाल किया था। और अब यदि कांग्रेस के विधायक नोटा का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अहमद पटेल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बहरहाल राज्यसभा में सदन के नेता अरुण जेटली ने नोटा पर चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन पर आज सफाई दी, क्योंकि राज्यसभा में आज नोटा को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट which provided for a nota option. The judgment came several years before this government came to power. The Election Commission, pursuant to the judgment, has issued some notification under Article 324. उधर केंद्र सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों से सब्सिडी
पर मिलने वाली रसोई गैस यानी एलपीजी की कीमतें हर महीने प्रति सिलेंडर 4 रुपए बढ़ाने को कहा है। इसका मकसद अगले साल मार्च तक पूरी सब्सिडी को खत्म करना है, ऐसा बताया जा रहा है। इस बात की जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी है। इसे भी लेकर राज्यसभा में विपक्ष ने आज जमकर हंगामा किया और सरकार पर लोगों पर आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया। हंगामे के बाद सरकार ने कहा कि सब्सिडी पूरी तरह से खत्म नहीं की जाएगी और गरीबों को इसका फायदा मिलता रहेगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना चला रखी है, जिसमें सिलेंडर पर सब्सिडी गरीबों को दी जाती है और सरकार की कोई मंशा नहीं है इस सब्सिडी को खत्म करने का। पेट्रोल और डीजल के बाद अब रसोई गैस पर भी सब्सिडी बंद होने वाली है। केंद्र सरकार की योजना अगले साल मार्च तक रसोई गैस सिलेंडरों पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करने की है। सरकार ने अपनी इस योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसके तहत जून 2017 से हर महीने सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में 4 रुपए का इजाफा किया जाएगा। ये बढ़ोतरी उस वक्त तक होगी जब तक सब्सिडी खत्म नहीं हो जाती। विपक्ष ने राज्यसभा में इस फैसले के खिलाफ जमकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जनता से किए वायदों से मुकर रही है और लोगों पर आर्थिक भार डाल रही है। The problem is when you promise something and do something else. So yesterday very quietly the prices of subsidized gas, by March all the subsidies are going to be lifted because there's a notification now saying every month it will be increased by 4 rupees till you come to March 31st and there will be no subsidy. 4 रुपए हर महीने बढ़ाना, ये कहते कुछ है करते कुछ है। no. करोड़ों गरीबों के धोखा और 267 रूल्ड आउट। अमीरों का कर्जा माफ हो रहा है हजारों करोड़ और गरीबों पे बढ़ाया जा रहा है। मुझे यही कहना है, इस पर व्यवस्था कीजिए। सरकार मार्च 2018 तक घरेलू गैस सिलेंडरों पर मिल रही छूट पूरी तरह खत्म करना चाहती है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में बताया कि पिछले साल सरकार ने तेल कंपनियों को सब्सिडी पर मिलने वाले सिलेंडरों के दाम में हर महीने 2 रुपए बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन अब इसे 4 रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल मार्च तक सिलेंडर की कीमत 32 रुपए बढ़ जाएगी। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि सरकार पूरी तरह सब्सिडी हटाने नहीं जा रही है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना को इससे दूर रखा जाएगा। इस योजना के तहत गरीबों को रसोई गैस का वितरण किया जाता है। ये भी बात मैं स्पष्ट करूं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसे गरीब कल्याणकारी योजना में और ये सरकार की स्पष्ट नीति है, सब्सिडी संपन्नों के लिए नहीं है। सब्सिडी इज नॉट फॉर एफ्लुएंट, सब्सिडी इज मेंट फॉर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। कि सरकार उस कार्यक्रम को कंटिन्यू करते रहेगा। सब्सिडी गरीबों की काटी नहीं जाएगी, लेकिन सब्सिडी को रेशनलाइज किया जाएगा। ये पहली बार हम नहीं कर रहे। 2010 से इस विषय को कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। टीएमसी, एआईएडीएमके, एनसीपी से सारे तमाम लोगों की वरिष्ठ नेता उस निर्णय की भागीदार है। फिलहाल ग्राहकों को हर कनेक्शन पर साल भर में 12 सिलेंडर सब्सिडी रेट पर मिलते हैं। इसके बाद उन्हें बाजार दाम पर सिलेंडर खरीदना पड़ता है। लेकिन अब हर घरेलू ग्राहक को एक ही कीमत पर एलपीजी मिलेगी। लेकिन देश भर में 18 करोड़ से ज्यादा ग्राहक एलपीजी सब्सिडी का फायदा ले रहे हैं। इनमें पिछले 1 साल के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम के तहत बांटे गए 2.5 करोड़ कनेक्शन भी शामिल हैं। गैस सब्सिडी वाला सिलेंडर लेने वाले ग्राहकों की संख्या 2 करोड़ 66 लाख है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आगे हम आपको दिखाएंगे कि यूनिटेक के प्रोमोटर संजय चंद्रा को बेल देने वाले एडीजी को क्यों हाई कोर्ट में प्रमोशन नहीं दिया गया और उसे जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया है। इसके पीछे की पूरी खबर हम आपको बताएंगे कि बड़ा फैसला दिल्ली हाई कोर्ट का, इसे आपके सामने रखेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बाढ़ के हालात का जायजा आज लिया। गुवाहाटी में पीएम ने असम के मुख्यमंत्री के अलावा पूर्वोत्तर के कई मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। केंद्र ने बाढ़ग्रस्त राज्यों को 2350 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने का भी ऐलान किया है। इससे पहले सोमवार को ही पीएम ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया था। फिलहाल राहत की बात यह है कि असम में अब ज्यादातर नदियों के खतरे के निशान से नीचे बहने की वजह से बाढ़ की स्थिति में सुधार दिख रहा है, लेकिन जो लोगों के डूबने की संख्या है वो बढ़कर अब 83 हो गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में हर साल आने वाली बाढ़ से निपटने के तरीके तलाशने पर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल राज्य के मंत्री और अफसरों के साथ मीटिंग की। मोदी ने बीजेपी और उसके सहयोगी दल असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के विधायकों को भी संबोधित किया। असम सरकार के मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मोदी के दौरे का फोकस बाढ़ और कटाव की परेशानी का स्थायी हल निकालना था। इस साल राज्य में बाढ़ से 29 जिलों की 25 लाख आबादी प्रभावित हुई है और कम से कम 82 लोग मारे जा चुके हैं। इससे पहले सोमवार को पीएम ने असम में बाढ़ बारिश की वजह से मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि मोदी ने राज्य में बाढ़ के कारण गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की। इस मौके पर मोदी ने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में चलाए जा रहे राहत कार्यों की भी समीक्षा की। पीएम साहब यहाँ पे खास करके नॉर्थ ईस्ट में जो जितने भी जो डिस्ट्रक्शंस हुआ है उसको रिव्यू करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और सभी स्टेट्स के साथ में चीफ मिनिस्टर और जितने भी जो ऑफिसर्स के साथ में बैठ के इंटरेक्शन अभी ये हुआ जा रहा है। तो ये पूरे हम नॉर्थ ईस्ट के लिए बड़ा ही खुशी का बात है कि प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ नॉर्थ ईस्ट में चल के यहाँ का जो दुख तकलीफ को समझने के लिए खुद यहाँ आया है। इससे पहले मोदी ने राजस्थान और गुजरात की बाढ़ में मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए भी 2-2 लाख रुपए और जख्मी लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इस बीच अभिनेता आमिर खान ने भी असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य के लिए 25 लाख रुपए का दान किया है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस पहल के लिए ट्वीट करके आमिर का शुक्रिया अदा किया था। इसके पहले गुजरात में आए बाढ़ के लिए मदद को आगे आए थे विवेक ओबेरॉय और एक ये अच्छी पहल कही जा सकती है जब सिने के सितारे जो हैं वो कुछ इस तरह का सामाजिक कार्य करते हैं। इससे एक अच्छा संदेश तो जाता ही है। संदेश की ज़रूरत है कांग्रेस को भी और एक अच्छे संदेश की सख्त ज़रूरत है ताकि वो ये समझ सके कि आला कमान पर बैठे कांग्रेस के अंदर के लोग काफ़ी सक्षम हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस के पास इस तरह का कोई विशिष्ट संदेश नहीं मिला है। खासकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ मुश्किल ये है कि जब भी पार्टी को उनकी ज़रूरत होती है उसी वक्त वो गायब हो जाते हैं। पिछले कुछ वक्त का हिसाब निकाल कर देखें तो हम पाएंगे कि जब जब देश में कोई बड़ा सियासी फेरबदल होना हो या जब भी कोई बड़ा राजनीतिक मौका हो, राहुल हमेशा सियासी परिदृश्य से गायब हो जाते हैं। राहुल गांधी किसानों से जुड़े एक मुद्दे पर आज लखनऊ में थे, लेकिन जितना वक्त उन्हें दिल्ली से लखनऊ आने में लगा उससे भी कम वक्त में वो किसानों के हित की औपचारिकता पूरी करके निकल गए। राहुल की सियासत को हम लोग क्या कह सकते हैं? शायद ये जल्दबाजी की सियासत है या फिर राहुल कहीं ना कहीं इस बात से डर जाते हैं कि कोई सवाल जवाब उनसे ज़्यादा ना होने लगे। जब भी तैयारी पूरी नहीं होती है राहुल गांधी वहाँ से बचकर निकल जाना चाहते हैं। याद वो भी आता है जब राहुल गांधी रैली करने गए थे चुनाव के मौसम में और लोगों की भीड़ ही नहीं जुटी थी, तब रिक्शे वालों तक को बुला कर राहुल का भाषण कराया गया था। एक बार तो वो भाषण बिना किए ही लौटने लगे थे, दूसरी बार जब वो भाषण करने गए तो बिना भीड़ के महज 2-4 मिनट बोल के उन्हें वापस आना पड़ा था। राहुल गांधी की मजबूरी भी जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में और राहुल गांधी की सियासत से कांग्रेस को हो रहे नुकसान का भी पूरा आकलन इस रिपोर्ट में। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। राहुल गांधी पर आरोप लगते रहे हैं कि पॉलिटिक्स उनके लिए पिकनिक की तरह है, जहां वो कुछ वक्त के लिए आते हैं और फिर पूरे सियासी परिदृश्य से लंबे वक्त के लिए गायब हो जाते हैं। राजनीति के तमाम दिग्गजों के बीच आज भी राहुल गांधी खुद को साबित करने में लगे हैं, लेकिन उनकी आदतों को देखकर लगता है कि सियासत में उन्हें अभी और सीखने की जरूरत है। किसानों के जमीन अधिग्रहण मामले में लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन दिया और फिर 35 मिनट बाद ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लोगों की जमीन ली जा रही है, सही प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जा रहा है, तो हमने ये मुद्दा उठाया नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ और काफी अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि वो जाके देखेंगे और अगर इस बात को ठीक कर सकें तो वो कर। राहुल गए तो थे किसानों के हित में बात करने, उनसे जुड़े मुद्दे उठाने, लेकिन महज औपचारिकता पूरी कर वो वापस लौट गए।
ना तो उन्होंने किसी पीड़ित किसान परिवार से मुलाकात की और न ही उनके दर्द को करीब से जाना। आरोप है कि सुल्तानपुर में जिस जगह हाईवे बन रहा है उसमें किसानों की जमीन बीच में आ रही है और ऐसे में गांव वालों के घर बगैर कानूनी नोटिस दिए गिराए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब राहुल किसानों के जुड़े मुद्दों को लेकर लखनऊ तक आए थे तो क्या उन्हें उनका हाल चाल नहीं जानना चाहिए था? दरअसल अहम मौकों पर रण छोड़कर चले जाना राहुल गांधी की पुरानी आदत है। इससे पहले हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जब विपक्ष रणनीति बना रहा था तब राहुल देश के बाहर थे। जीएसटी विरोध के समय भी राहुल गांधी विदेश में थे। 2015 में बजट सत्र से पहले अचानक राहुल गांधी 2 हफ्तों की छुट्टी पर निकल गए, जिसको लेकर उनकी पार्टी के भीतर भी विरोध शुरू हुआ था। दरअसल संगठन चलाने के लिए जवाबदेह और गंभीर होना सबसे पहली प्राथमिकता है, लेकिन राहुल गांधी में इन चीजों की सबसे बड़ी कमी नजर आती है, क्योंकि जब जब कांग्रेस पार्टी पर संकट के बादल मंडराए हैं, राहुल उस वक्त खुद पार्टी से अलग दिखे हैं, या यूं कहें कि राहुल पार्टी को बीच मझधार में छोड़कर छुट्टियां मनाने विदेश चले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो शायद इसी वजह से राहुल गांधी अभी तक अपने दल पर पूरी पकड़ नहीं बना पाए हैं और दल के वरिष्ठ नेता भी अक्सर उनकी आलोचना करने लगते हैं और सोनिया गांधी को भी इस बात का यकीन नहीं हो पाया है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी पूरा किरदार अपना निभा पाएंगे। बहरहाल एक और खबर उत्तर प्रदेश से ले लेते हैं। राज्य के फूलपुर की संसदीय सीट विपक्षी एकता बहाल करने के लिए एक अहम मिसाल बन सकती है। बीजेपी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जल्द ही यहां के सांसद पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उनके इस्तीफे से खाली होने वाली फूलपुर सीट से बीएसपी सुप्रीमो मायावती के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि बीजेपी को इसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है, लेकिन समझा ये जा रहा है कि विपक्षी दल मायावती को संयुक्त रूप से उम्मीदवार बनाने की रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि ये विपक्षी दल हैं कौन? अगर विपक्ष पर नजर डालें तो वहाँ मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना है। सपा और बसपा के बीच कोई समीकरण अभी तक बैठ नहीं पाया है। कांग्रेस का हाल हमने आपको दिखा ही दिया, कांग्रेस के खेवनहार किस हाल में हैं ये हमने आपको दिखाया ही, और कांग्रेस दल की जो कमजोरियां हैं वो उत्तर प्रदेश में विशिष्ट रूप से उभर कर आती रही हैं। ऐसे में कैसे पूरा विपक्ष कम से कम उत्तर प्रदेश में एक हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। उम्मीद इस बात से थोड़ी बहुत बंधी है जब अखिलेश यादव ने समर्पण करते हुए कहा कि अब ज़रूरी है कि बसपा के सुप्रीमो सोचें और समझें कि बीजेपी से यदि निपटना है, बीजेपी से यदि लड़ना है तो सबको एक साथ आना होगा। इससे कुछ संकेत भी मिल रहे हैं और शायद इसीलिए इस तरह के कयास लगने शुरू हो गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पहली बार फूलपुर की सीट बीजेपी की झोली में डाली। ये सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि ये सीट 1952 से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। 1962 के चुनाव में नेहरू के मुकाबले देश में समाजवादी आंदोलन के पुरोधा राम मनोहर लोहिया थे, लेकिन वो यहाँ से चुनाव हार गए। इसके बाद कांग्रेस की ही विजय लक्ष्मी पंडित इस सीट से संसद पहुंची थी। 1969 में समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र यहाँ से चुनाव लड़े और हारे। वही 1971 में विश्वनाथ प्रताप सिंह यहाँ से लोकसभा सदस्य बने। तो 1996 में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम भी यहीं से संसद पहुंचे थे। 2004 तक फूलपुर की सीट पर समाजवादियों की जीत हुई, लेकिन 2014 में पहली बार बीजेपी के काबिज होने की वजह से इस सीट पर किसी की जीत का एक सांकेतिक महत्व है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ 3 लाख से ज्यादा वोट से जीत दर्ज कराई थी। इन दिनों यह चर्चा गर्म है कि दलितों के मुद्दे पर राज्यसभा से इस्तीफा देने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस सीट से उपचुनाव लड़ सकती है। उन्हें विपक्ष की ओर से संयुक्त उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्षी एकता के लिए आपसी मतभेद भुलाकर काम करने की जरूरत बताई थी। ऐसे में मायावती का यहाँ से चुनाव लड़ना बीजेपी को चुनौती देने के बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो इससे गैर बीजेपी दलों की एकता का भी देश भर में संदेश जाएगा। लेकिन बीएसपी आमतौर पर उपचुनाव में दिलचस्पी नहीं लेती है, लेकिन बीजेपी का मानना है कि मायावती उपचुनाव में खड़े होकर अपनी साख खतरे में नहीं डालना चाहती। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि यही वजह है कि मायावती हमेशा अपने लिए बिना जोखिम वाली सीट चुनती रही है। बीजेपी नेताओं की ये भी दलील है कि समाजवादी पार्टी में टूट से भी यहाँ मतदाता पर असर पड़ा है।
तो केशव प्रसाद मौर्य के मुकाबले कांग्रेस के प्रत्याशी क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को यहाँ सिर्फ 6% वोट मिले थे। इससे जनता का मोहभंग और बीजेपी से उम्मीद का संकेत मिलता है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अब ये फूलपुर वो फूलपुर नहीं रहा। बहरहाल तय मायावती को करना है। क्या वो कांचीराम की सीट से उपचुनाव लड़कर बीएसपी को दोबारा ऊंचाई तक पहुंचाने का संदेश देना चाहती है? चुनाव मैदान में उतरकर बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंकती हैं या फिलहाल सही मौके का इंतजार करती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो बात फूलपुर से निकली है तो बहुत दूर तलक तो जाएगी ही। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के मुताबिक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को केंद्र सरकार में लेने की कोई योजना नहीं है। समझा जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी को राजकाज आसानी से चलाने देने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को केंद्र सरकार में मंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन अमित शाह की लखनऊ यात्रा और मौर्य को लेकर ऐलान बताता है कि यूपी में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा और आने वाले दिनों में इन तीनों के बीच के वर्चस्व की लड़ाई और जबरदस्त हो सकती है। फूलपुर यानी 3 लाख वोटों की जीत दर्ज कराने वाले केशव प्रसाद मौर्य। समझा जा रहा था कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शिव स्वरूप आदित्यनाथ योगी के क्रोध को शांत करने हेतु केशव को दिल्ली के क्षीर सागर में बुला लेंगे, जहां उन्हें नारायण के अंश रूप में अलौकिक पद प्राप्त होगा। योगेश्वर कुपित होकर केशव के कार्यकलाप पर प्रश्न खड़े कर चुके हैं। आशुतोषी, आशुक्रोधी आदित्यनाथ केशव की लीलाओं को लेकर हमेशा शंकित रहते हैं। वीआईपी संस्कृति को सदैव के लिए समाप्त कर महादेव योगी ने सभी प्रदेशवासियों को सकारात्मक संदेश दिया था, लेकिन मुरलीधर केशव ने वीआईपी देवताओं के लिए टोल पर एक गली सुरक्षित रखने का आदेश दे दिया। केशव लीला से पशुपति आदित्यनाथ के प्रयासों पर घड़ों पानी फिर गया। यही कारण था कि एक बैठक में उन्होंने केशव लीलाओं पर खुलकर असंतोष जाहिर किया। योगीराज ने लोक निर्माण विभाग में हुए स्थानांतरण पर भी कोप प्रदर्शन किया। उन्हें संदेह है कि लीलाधर केशव ने बैक डेट में कई ट्रांसफर करवाए हैं, चुपचाप कई नए पद भी सृजित किए हैं। इसके बाबत विभाग के प्रमुख सचिव सदाकांत और इंजीनियर इन चीफ विजय कुमार सिंह को भी शिवलोक तलब किया गया। योगीराज ने प्रदेश के सभी मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन हरि अनंता हरि कथा अनंता। सो गड्ढे तो तब भरने थे जब रिश्तों की खाई पट जाती, लेकिन पटने के बजाय खाई और बढ़ी तो गड्ढे तो क्या भरने थे। योगेश्वर आदित्यनाथ ने इसे भी केशव लीला माना। मनमोहन केशव को भी विश्वास है कि योगियों की जगह तो कैलाश है। राजनीतिक चंद्रगुप्त तो केशव मौर्य हैं। अंततः रुद्रावतार मुख्यमंत्री को आवेश आया, आखिर कहाँ तक कंठ में विष धारण करते। समझ गए, लीलाधारी तो क्षीर सागर में है, केशव रूप उन्हीं का प्रतिरूप है। क्षोभ संदेश भेजा गया तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का प्रदेश में अवतरण हुआ। सभी भूत गण गंधर्व किन्नर प्रसन्न हो गए कि अब शिवलोक में त्र्यंबकेश्वर योगीराज योगी का निर्बाध शासन होगा। लेकिन क्षीर सागर में बैठा देवाधिदेव बिना व्याधि के किसी को भी जीने नहीं देता। अमित शाह ने उसका संदेश सुना दिया कि केशव अब विष्णुधाम नहीं जाएंगे, यहीं रहकर योगाधिपति को सुशासन में सहयोग करेंगे। भूतनाथ योगी आदित्यनाथ समझ गए ये सब प्रभु की लीला है। प्रभु की लीला अपरंपार है, तर्क वितर्क और कुतर्क से परे। केशव तो लीलाधर के बाल रूप के प्रतीक भर है। नटराज योगी समझ गए कि तांडव से भी यहाँ कुछ नहीं होना है। सत्ता में रहना है तो नारायण नारायण कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। पौराणिक प्रतीकों से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट जाहिर सी बात है कि आपको पसंद ज़रूर आई होगी और कुछ ऐसी ही स्थिति चल रही है उत्तर प्रदेश में। आने वाले दिनों में यहाँ की राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, लेकिन इससे पहले बिहार चाणक्य की भूमि पर सियासत ने रंग बदल लिए हैं और एक ही दांव से नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को ऐसा चोट दिया है जिससे वो उबर अभी तक नहीं पाए हैं और बार बार मीडिया के सामने आकर जी भरकर नीतीश को कोस रहे हैं। यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने एक बार फिर से राज्य के नीतीश कुमार को सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने राजनीति का
पलटू राम कहा है। महागठबंधन टूटने का ठीकरा लालू ने नीतीश के सर फोड़ा है। लालू ने कहा कि नीतीश सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इसी वजह से आज वो आरएसएस और बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। दोस्त से दुश्मन बने लालू और नीतीश के बीच अब जुबानी जंग शुरू हो गई है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। उन्होंने नीतीश कुमार को राजनीति का पलटू राम बताया। नीतीश कुमार के शुरुआती राजनीतिक जीवन में उनकी मदद करने से लेकर उनके धोखा देने तक लालू ने तमाम बातें की। लालू ने कहा कि नीतीश मौका परस्त है और अपने फायदे के लिए वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। बहाना बना के चादर ओढ़ के न जाने भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। लालू ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उनके कारण ही नीतीश का राजनीतिक करियर बच पाया है, लेकिन बदले में नीतीश से उन्हें धोखा मिला और वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। लालू ने कहा कि नीतीश ने उनका इस्तेमाल किया है। तो इनके मन में शुरू से बेईमानी था मेरे प्रति कि लालू गड़बड़ करेगा तो 140 हम लोग का सीट आ जाएगा तो लालू को माइनस करके सरकार बना देंगे। यूज किया, हमारा इस्तेमाल किया। एक और जहां लालू और नीतीश के बीच तलवारें खींची हैं, तो वहीं नीतीश के नए साथी सुशील मोदी भी लालू के पीछे पड़ गए हैं। सुशील मोदी ने लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोपों में और इजाफा किया। कहा कि रेत माफियाओं को लालू यादव का संरक्षण हासिल है। पिछले 2 दिनों के अंदर पटना जिले में जो कार्रवाई हुई है तो उसमें पाएगा कि बालू के अवैध खनन में बड़ी संख्या में ऐसे बालू माफिया लगे हुए थे जिनका सीधा संबंध राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से है। और मैं बहुत जल्द ऐसे प्रमाण सार्वजनिक करूंगा कि बालू के व्यापार में जुड़े जो माफिया हैं वो किस तरह से लालू के परिवार को मदद कर रहे थे, लालू जी का किस तरह से उनको वरदहस्त प्राप्त है। दोस्ती टूटने के बाद लालू और नीतीश खुलकर सियासी अखाड़े में एक दूसरे के सामने आ गए हैं। फिलहाल तो नीतीश का पलड़ा भारी है, लेकिन ये सियासत है। यहाँ कब किसका दाव उल्टा या सीधा पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी के दोनों ही हाथों में लड्डू है। बिहार में जैसे नीतीश का प्यार बीजेपी के लिए जग पड़ा है, ठीक वैसे ही तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण भारत में विस्तार अभियान अब रंग लाता नजर आ रहा है। ऑल इंडिया यानी AIADMK की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने की संभावना जोर पकड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ नेता AIADMK नेताओं के संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रसार तंत्र अब तमिलनाडु की तरफ कूच कर गया है। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी AIADMK और बीजेपी के हाथ मिलाने की संभावनाएं अब जोर पकड़ने लगी हैं। ये तभी से कयास लगाया जाने लगा था जब प्रधानमंत्री मोदी रामेश्वरम पहुंचे और उन्होंने वहां कहा था कि मुझे अम्मा की बेहद याद आ रही है। इसी इशारे को AIADMK ने समझा और उसके बाद उसने भी अपना हाथ बीजेपी की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। अब दोनों के साथ आने की पूरी उम्मीद है और इसी के साथ बीजेपी की विस्तार वाली नीति अब दक्षिण भारत में पूरी तरह से रंग लाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री और AIADMK की महासचिव जयललिता की मृत्यु के बाद तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी अपने विस्तार की संभावनाएं तलाश करने में जुटी है। समझा जा रहा है कि बीजेपी AIADMK को NDA में शामिल कर अपनी दक्षिण भारत में ताकत बढ़ाने की तैयारी में है। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री EPS पलानीसामी ने पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई। जयललिता की मौत के बाद तमिलनाडु में सत्ता संघर्ष चल रहा है। पार्टी 2 धड़ों में बंट चुकी है। शशिकला की जेल जाने के बाद पलानीसामी को CM बनाया गया है, लेकिन पन्नीरसेल्वम पहले ही शशिकला के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर चुके हैं। समझा जा रहा है कि AIADMK के दोनों धड़े बीजेपी के संपर्क में हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए दक्षिण में प्रसार की योजना को अंजाम देना आसान हो गया है। बताया ये भी जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार भी इसीलिए अभी टाल दिया गया है। इस बात की प्रबल संभावना है कि AIADMK को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। AIADMK 1999 में भी NDA का ही हिस्सा रही है। अगर वो दोबारा NDA में शामिल होती है तो राज्यसभा में बीजेपी सरकार की ताकत बढ़ेगी। तमिलनाडु में भी AIADMK की अगुवाई में NDA की सरकार बनने से बीजेपी का भारत विजय अभियान और मजबूत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
और अब देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। जनता में पहुंच बनाने के लिए कांग्रेस ने नया कदम उठाया है। कांग्रेस ने अखिल भारतीय प्रोफेशनल्स कांग्रेस विभाग का गठन किया है, जिसे पार्टी सांसद शशि थरूर देखेंगे। दूसरा अखिल भारतीय संगठित श्रमिक कांग्रेस, जिसका नेतृत्व अरविंद सिंह करेंगे। राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर और एक्ट्रेस रेखा की गैर हाजिरी का मुद्दा उठा। सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने डिप्टी चेयरमैन से इन दोनों के मामले में व्यवस्था देने की मांग की। नरेश अग्रवाल ने कहा कि अगर विजय माल्या को राज्यसभा से निकाला जा सकता है तो इन दोनों को क्यों नहीं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम नहीं गाता तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आरपीआई के अध्यक्ष अठावले ने कहा कि समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए जानबूझकर राष्ट्रीय गीत के मुद्दे को उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के शिक्षा मित्रों के सहायक शिक्षक के पद पर समायोजन के फैसले को रद्द करने के बाद से आंदोलन कर रहे शिक्षा मित्रों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की। बैठक के बाद आंदोलन खत्म करने का फैसला किया गया। देश में जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट आई है, क्योंकि इस दौरान नए ऑर्डर और उत्पादन में कमी रही। पिछले साल दिसंबर के बाद इसमें पहली बार गिरावट आई है। पिछले साल नोटबंदी के बाद दिसंबर महीने में विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई थी। उधर कश्मीर में सेना का आतंकियों के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन रंग ला रहा है। कश्मीर पुलिस और सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलवामा में मुठभेड़ के दौरान लश्कर कमांडर अबू दुजाना मारा गया है। ए कैटेगरी का आतंकी अबू दुजाना जम्मू कश्मीर का लश्कर प्रमुख था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल अब तक सुरक्षा बलों ने 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है, जो घाटी में दहशत फैलाने वाले थे और फैला रहे थे। उधर कश्मीर में सेना ने आर पार का मन बना लिया है और इसीलिए आतंकियों के खिलाफ ये विशेष ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें सेना को लगातार सफलता मिल रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के हाकरीपुरा गांव में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के कमांडर अबू दुजाना को मार गिराया है। सुरक्षा बलों को हाकरीपुरा गांव में 2 से 3 आतंकियों के मौजूद होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सीआरपीएफ, 15 राष्ट्रीय राइफल और एसओजी की टीम ने इलाके को घेरकर सर्च अभियान शुरू किया और फिर हुई मुठभेड़ में अबू दुजाना को मार गिराया। दुजाना के साथी आतंकी आरिफ को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सुरक्षा बलों ने, सेना ने, पुलिस ने जो कार्रवाई हाथ में ली है उस कार्रवाई को पूरा करना ही पड़ेगा। आतंकवाद वहां का समाप्त करना है तो आतंकियों को समाप्त करना पड़ेगा। Early morning, in the early hours today, we received an information of presence of 2 terrorists in the area of Hakdipora. At the time after that, we launched our operations. Started off around in the early hours of this morning after 8 or so, and within a couple of hours, 2 terrorists have been killed. This includes Abu Dujana, the Lashkar-e-Toiba chief for Kashmir. We started firing and the quantum of fire from their side was very heavy today. It was retaliated and both were neutralized. After the operation was over, properly the bodies were identified. And one was Abu Dujana and the other one was Arif. अबू दुजाना आतंकी कासिम की मौत के बाद कश्मीर में लश्कर का कमांडर बना था। वो पिछले 7 साल से कश्मीर में सक्रिय था। अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमले के पीछे दुजाना का ही दिमाग था। 10 जुलाई की रात अनंतनाग में आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला किया था, जिसमें 5 महिलाओं समेत 7 यात्रियों की मौत हो गई थी। उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हुए हमले में भी दुजाना शामिल था। वहीं पंपोर हमले में भी दुजाना का हाथ था। सेना ने कश्मीर से आतंकियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट अभियान चलाया है। इसके तहत आतंकियों की एक जिलेवार लिस्ट तैयार की गई है, जिसके आधार पर अलग अलग इलाकों में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाकर उन्हें ढेर किया जा रहा है। इस लिस्ट में लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और अल बद्र के 258 आतंकियों के नाम हैं। ये लिस्ट 13 जिलों की है। इसके मुताबिक यहाँ 130 लोकल आतंकी हैं, जबकि 128 विदेशी हैं। अब तक इस ऑपरेशन के तहत 100 से ज्यादा आतंकियों को घाटी में ढेर किया जा चुका है, जो पिछले 7 सालों में जनवरी से जुलाई के दौरान मारे जाने वाले आतंकियों की सबसे बड़ी संख्या है।
उधर पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद हुई राजनीतिक अस्थिरता पर भी भारत और भारतीय सेना की नजर है। अक्सर देखा गया है कि राजनीतिक नेतृत्व की कमी के चलते पाक सेना बेलगाम हो जाती है और ये भी जग जाहिर है कि पाक सेना किसी भी सूरत में भारत के साथ बेहतर रिश्तों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ऐसे में पाक सेना की मदद से कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले संगठनों को नई ऊर्जा मिलती है, लेकिन भारतीय सेना इस बार आर पार के लिए तैयार है और कश्मीर घाटी में आतंकवाद जड़ से खत्म करना उसका उद्देश्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और आगे हम आपको दिखाएंगे खबर अच्छी है, हमारी नई श्रृंखला जिसमें जो कुछ भी समाज में अच्छा हो रहा है उसे हम दर्शाने की कोशिश करेंगे। और आज हम एक ऐसी विदेशी मेहमान को दिखाएंगे जो गौ सेवा के लिए ही भारत में है। इस बीच खबर अच्छी नहीं है और ये खबर आई है नीति आयोग से। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 31 अगस्त को उनका इस पद पर आखिरी दिन होगा। कहा यह जा रहा है कि अरविंद पनगड़िया वापस शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। अरविंद पनगड़िया का कहना है कि उन्होंने अपने इस्तीफे के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 महीने पहले ही बता दिया था। उन्हें जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से छुट्टी मिली थी अब वह खत्म हो गई है और इसीलिए अब वो इस पद पर बने रहना नहीं चाहते। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 31 अगस्त पानगड़िया का आखिरी कार्यकारी दिन होगा। इसके बाद वे एकेडमिक्स का रुख करेंगे। पानगड़िया ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया है, इसकी कोई ठोस वजह सामने नहीं आ पाई है। हालांकि इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि वो पठन पाठन के काम में व्यस्त रहेंगे। पानगड़िया भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं। वह एशियाई विकास बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और कॉलेज पार्क मैरीलैंड के अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र केंद्र में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और सहनिदेशक रह चुके हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र में PhD हासिल करने वाले पानगड़िया विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन और व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भी विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। प्रोफेसर अरविंद पानगड़िया का नाम दुनिया के सबसे अनुभवी अर्थशास्त्रियों में लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग का गठन किया था, तब पानगड़िया को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उपाध्यक्ष चुना गया था। अरविंद पानगड़िया कई पुस्तक भी लिख चुके हैं। उनकी पुस्तक इंडिया द इमर्जिंग जॉइंट 2008 में इकोनॉमिस्ट की ओर से सबसे अधिक पढ़े जाने वाली पुस्तक में शामिल हो चुकी है। मार्च 2012 में उन्हें देश की तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। अपनी बात तार्किक अंदाज में कहने वाले अर्थशास्त्री के रूप में पहचान बनाने वाले पानगड़िया की सलाह पर ही सरकार ने एयर इंडिया को बेचने का निर्णय किया था। इससे पहले तमाम अर्थशास्त्री एयर इंडिया को लेकर इस तरह की इच्छा तो रखते थे, लेकिन सरकार के सामने कहने की पहल किसी ने नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आज देश की स्वास्थ्य सेवा चरमरा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल, उपकरण, डॉक्टर, स्टाफ, दवाई और परिवहन की समस्याओं से जुड़ी हृदय विदारक घटनाएं अक्सर सुनने में आती हैं। देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए सबसे जरूरी है स्वास्थ्य। हकीकत यूं है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं खुद बीमार हैं। इसी स्वास्थ्य सेवा के इलाज पर आज सुनिए सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत का भी संदेश दिया है, लेकिन त्रासदी ये है कि राज्य सरकारें अभी तक इसको लेकर गंभीर नहीं हो पा रही हैं। पिछले कई सालों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है। आज भी किसी महिला का अस्पताल पहुंचने से पहले प्रसव हो जाता है तो उड़ीसा में खेतिहर मजदूर अपनी मृत पत्नी की लाश कभी कांधे पर तो कभी ठेले पर ले जाने को मजबूर है। प्रधानमंत्री ने विकास को समन्वित विकास के रूप में देखा और उसी के अनुरूप योजनाएं बनाकर लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश के नौकरशाही ने इस ओर बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं समझी। सुनिए सरकार में हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल किया है नौकरशाही ने। मध्य प्रदेश के कटनी के बरही तहसील की बीनाबाई प्रसव पीड़ा से तड़पती रही। उसका पति अपनी पत्नी को अस्पताल पहुंचाने के लिए सुबह से जननी एक्सप्रेस को फोन लगाता रहा, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। हार कर अस्पताल तक पहुंचने के लिए ऑटो किया, लेकिन कुछ ही दूरी पर ऑटो ने भी दगा दे दिया। बीना के पति ने अस्पताल फोन कर लाख विनती की,
लेकिन कर्मचारियों ने उसकी एक नहीं सुनी। मदद न मिलने की सूरत में दर्द से करा रही महिला पैदल ही अस्पताल की ओर चल पड़ी और कुछ ही दूरी चलने पर उसे प्रसव हो गया। उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, लेकिन सड़क पर गिरने की वजह से नवजात ने आंखें खोलने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये हाल है हमारी चिकित्सा व्यवस्था का। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में स्वास्थ्य का बहुत अहम योगदान होता है। हमारे देश पर दुनिया के मुकाबले 21% बीमारियों का बोझ है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पर खर्च बेहद कम है। हालात ये है कि देश के 48% आबादी वाले 9 पिछड़े राज्यों में देश के 70% शिशुओं की मृत्यु और 62% मामलों में मातृ मृत्यु आज भी होती है। शर्मनाक हालत सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, शहरों में भी है। एक हालिया स्वास्थ्य सर्वे में बताया गया कि दिल्ली और मुंबई में हर साल डायरिया, हाइपरटेंशन, टीबी और डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में रोजाना टीबी से लगभग 10 तो मुंबई में 18 मौतें होती हैं। ऐसी बीमारी से मरने वालों में ज्यादातर लोगों की आयु 15 से 44 वर्ष होती है। देश के दूर दराज के इलाकों में समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था की कल्पना भी कैसे की जाए, जब दिल्ली में प्रदेश सरकार और निगम अस्पतालों में 40% मेडिकल और 45% पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। बीमारियों का बढ़ता जोखिम और लचर स्वास्थ्य सेवाओं से निपटने के लिए प्रयास तो किए गए, लेकिन बड़ी आबादी के लिए अच्छे नतीजों का इंतजार फिलहाल बना ही हुआ है। साल 2005 में भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य मोर्चे पर विफल रहे राज्यों की विशेष सूची तैयार की थी, जिसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और असम शामिल थे। साल 2014-15 के आरबीआई आंकड़ों के अनुसार बिहार का सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर खर्च मात्र 3.8% रहा। बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड आदि राज्यों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की 80 से 90% तक कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल ही नहीं है। अगर अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो नर्स नहीं है, नर्स है तो दवाएं और चिकित्सा उपकरण नदारद हैं, एम्बुलेंस है तो सिर्फ पहुंच वाले इलाकों के लिए एक व्यापक चिकित्सा तंत्र विकसित करने की जरूरत है और इसके लिए जरूरी है राजनीतिक इच्छा शक्ति की। हम लोग विकसित देश होने का दम भरते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुल घरेलू उत्पादन का मात्र 1.3% खर्च करता है, जो कि ब्रिक्स देशों में न्यूनतम है। अगर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2015 के मसौदे के अनुरूप 2020 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को जीडीपी के 2.5% तक करने के लक्ष्य को पाना है, तो व्यापक और असरकारक फैसले लेने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो ज़रूरी है इस गंभीर विषय पर सोचना। और अब बात करते हैं उस गेम की जो आपके बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। वो गेम जिससे आपके बच्चे मौत के मुंह में जा रहे हैं। क्या दुनिया में कई जाने लेने के बाद खूनी खेल ब्लू व्हेल चैलेंज अब भारत में भी अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया है? ये सवाल है। मुंबई में अंधेरी में रहने वाले एक 14 साल के बच्चे ने शनिवार की शाम को एक 6 मंजिली इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। अब पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि बच्चा ब्लू व्हेल गेम ही खेलता था। उसी की चैलेंज को पूरा करने के चक्कर में उसकी जान चली गई है। पुलिस ने मौत का गेम बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी पोकेमॉन गेम के चक्कर में दुनिया भर में कई जानें चली गई थी। मुंबई पुलिस का कहना है कि इस घटना के बाद कई अभिभावक चिंता में हैं। हमने सभी से कहा है कि वह अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें। ब्लू व्हेल ही नहीं बल्कि कई और भी ऐसे गेम्स हैं जो हमारे और आपके बच्चे खेलते हैं, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। फायर फेरी भी एक ऐसा गेम है जिसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि वो घर के गैस के नॉब्स खोल दें और कई घंटों खोलने के बाद वो आग लगा लें और इसको लगाने के साथ ही वो फायर फेरी हो जाएंगे। तो ज़रूरी है कि जब भी आपका बच्चा अकेले में कोई गेम खेल रहा है तो क्या खेल रहा है, वो गूगल पर क्या सर्च कर रहा है, इस पर आप ज़रूर ध्यान दें। अदालत की खबरों में निजता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रही। आज सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने दलील दी कि अदालतें निजता के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं कर सकती हैं और सिर्फ संसद ही ऐसा कर सकती है। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर्यमन सुंदरम ने कहा कि ये दलील देते हुए
ये स्पष्ट किया। ये संविधान पीठ इस सवाल पर विचार कर रही है कि क्या निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं। सुंदरम ने कहा कि संविधान या कानून की व्याख्या का मामला ही नहीं है, यह किसी अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने का मामला है। यह सिर्फ संसद द्वारा ही तय किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि निजता एक परिभाषित शब्द नहीं है और इसे संविधान के तहत एक अलग मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता। महाराष्ट्र सरकार के अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने की वकीलों की दलील का विरोध किया है। मध्य प्रदेश की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आयकर कानून, सूचना का अधिकार कानून और भारतीय टेलीग्राफ कानून सहित विभिन्न कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि इन तमाम कानूनों में निजता के अनेक पहलुओं की रक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि चूंकि अनेक कानूनों में निजता के पहलू को संरक्षित किया गया है, इसलिए ऐसी स्थिति में इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखने की आवश्यकता नहीं है। मामले पर सुनवाई कल जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की एक अदालत के एडिशनल सेशन जज राज कपूर को रिटायर कर दिया है। जज राज कपूर ने गुड़गांव में जमीन की धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में यूनिटेक लिमिटेड के प्रमोटरों को अंतरिम जमानत दी थी। जज राज कपूर ने यूनिटेक के प्रमोटरों अजय चंद्रा, संजय चंद्रा और रमेश चंद्रा को 70 लाख के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी। जज राज कपूर पटियाला हाउस कोर्ट में तैनात थे। उन्होंने इसी साल अप्रैल में यूनिटेक के प्रमोटरों को जमानत दी थी। उन्हें कल ही दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गीता मित्तल के आदेश पर पदमुक्त कर दिया गया है। उन्हें रिटायर करने का फैसला पिछले हफ्ते हाईकोर्ट के जजों की बैठक में लिया गया था। हालांकि वो 58 साल में उन्हें रिटायर किया गया था, जबकि वो 60 साल तक अपना कार्य कर सकते थे। उन्हें हाईकोर्ट में एलिवेट किया जा सकता था, लेकिन उन्हें तुरंत फैसला करके रिटायर किया गया है। खबर अच्छी है, जी हाँ, सिर्फ खामियां ही नहीं, खबर कई अच्छी भी होती हैं, खूबियां भरी भी खबर होती हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे खबर अच्छी है। देश में गाय को लेकर सड़क से लेकर संसद तक जंग छिड़ी हुई है। कोई गाय को मारकर अपनी बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई गाय की रक्षा के नाम पर इंसानों को मार रहा है। यानी गाय को मां का दर्जा देने वाले देश में गाय के नाम पर जमकर सियासत भी कर रहे हैं। ऐसे में दूर देश से आई एक महिला ने गायों के प्रति अपने लगाव से एक मिसाल पेश की है और ये साबित किया है कि गौ सेवा परम सेवा होती है। गायों की रक्षा के नाम पर देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे भीड़ तंत्र के ये नजारे इन दिनों सुर्खियों में हैं। कोई गायों का रखवाला बन बैठा है तो कोई विरोध के नाम पर जान लेने पर आमादा है। नए नए गोरक्षक पैदा हो गए हैं तो गोरक्षकों के विरोध के नाम पर गोमांस के प्रेमियों की संख्या भी बढ़ गई है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि प्रधानमंत्री को गोरक्षा के नाम पर कानून से खिलवाड़ करने वाले लोगों को बार बार चेतावनी देनी पड़ रही है, लेकिन सियासत बदस्तूर जारी है। ऐसे हालात में कहना की नगरी मथुरा में जर्मनी से आई एक महिला हादसों में घायल गायों की सेवा कर एक नई राह दिखा रही है। जो बचने का चांस दिख रही है, इनको सब चीज मिलता, एंटीबायोटिक, पेन किलर, बुखार, पेट का कीड़ा, जो भी दवाई होता है हम लगा देता। लगभग पिछले 3 दशकों से ब्रज में रही कृष्ण भक्त जर्मन महिला सुदेवी दासी ने एक हादसे में घायल गाय की दयनीय हालत देखी तो उनके दिल में गायों के प्रति लगाव पैदा हो गया। फिर तो उन्होंने धीरे धीरे बीमार, घायल और बूढ़ी हो चुकी गायों की सेवा को ही अपना ध्येय बना दिया। आज इनकी गौशाला में इस तरह की हजारों गायें हैं। इनमें ऐसी गायें भी शामिल हैं जिन्हें लोग दूध देने से असमर्थ होने के बाद सड़कों पर तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ देते हैं। गायों की सेवा में ही असीम आनंद का अनुभव करने वाली सुदेवी दासी सरकारी मदद की भी मोहताज नहीं है। बिहार में फंस गया, अब इनके बिना मन नहीं लगता है। इनको दुख की देखना नहीं चाहता। इनका जितना हमसे होता, इनको दुख से बचाने के लिए, इनको सूखे रखने के लिए, वो हमारा वही जीवन बन गया। गायों के प्रति एक विदेशी महिला का अटूट प्रेम, गाय के नाम पर सियासत करने वाले लोगों के मुंह पर करारा तमाचा तो है ही। ये उन लोगों के लिए भी एक सीख है जो गाय को अपनी माता कहते नहीं थकते। गाय को पालते हैं, उसका दूध निकालते हैं, लेकिन जब गाय दूध देने में असमर्थ हो जाती है, यानी वो बूढ़ी हो जाती है, तो उसे कसाई के हाथों या फिर सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं।
जाहिर है गाय को सिर्फ माँ कहने से, उसकी रक्षा के नाम पर हिंसक घटनाओं को अंजाम देने से गायों की हालत नहीं सुधरने वाली। उसके लिए स्वदेशी दासी बनना होगा। कन्हैया लाल शर्मा की रिपोर्ट, APN मथुरा। और देश की बात है, आखिरी पड़ाव में अब बात करते हैं इतिहास की। एक अगस्त 1916 में स्वतंत्रता सेनानी और आयरन लेडी के नाम से मशहूर एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का मकसद भारत के लिए स्वशासन हासिल करना था और 1 अगस्त 1920 में पूर्ण स्वराज की मांग कर अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक का मुंबई में निधन हुआ था। और 1 अगस्त 1920 में उपनिवेशवाद को खत्म करने के मकसद से महात्मा गांधी ने अंग्रेजी राज के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 1 अगस्त 1932 में बैजू बावरा, दायरा, 2 बीघा जमीन, साहब बीबी और गुलाम और पाकीजा जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाली मशहूर अभिनेत्री मीना कुमार का जन्म हुआ था। और 1 अगस्त 1960 में आज ही के दिन कराची की जगह इस्लामाबाद को पाकिस्तान की राजधानी बनाया गया था।